एक के बाद एक जो आरोप लग रहे हैं कि देखिए साहब, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को दिया जा रहा है, कर्नाटक में मुसलमानों को 30% आरक्षण दे दिया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, संपत्ति बांट दी जाएगी। ये सब बातें तर्क आधारित हैं, तथ्य आधारित हैं, या सिर्फ चुनावी मुद्दा भर है? देखिए अनुराग जी, मेरे को तो चुनाव से कोई इस राजनीति चुनावी राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, आप जानते हैं इस बात को। मेरा संगठन विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन ये बात जो सामने आ रही है, जो नेशनल कमीशन फॉर एनवीएफसी जो है ना, उन्होंने जो कहा है, राष्ट्रीय आयोग ने जो जिस तरह की चिंता जाहिर की है, वो सबके सामने है। वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है उसका। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कर्नाटक सरकार की बात हो या और साउथ की कुछ सरकारों की बात हो, यहाँ पर के नॉन बीजेपी सरकारों ने मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन देने के लिए कई बार प्रयास किए और कई राज्यों में चल भी रहा है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस बात को अनेक उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी डिक्लेयर कर चुके हैं। इसके बावजूद भी उनको अधिकार दे रहे हैं। तीसरी बात यह कि जिस तरह से हिंदुओं के अधिकारों को छीन करके और बांटने की जो बात आ रही है, वो सबके सामने है। आप देखिए कि जो कांग्रेस के काका हैं, वहां पर जो सैम पित्रोदा जी वहां से अमेरिका से बोलते हैं कि भारत के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं है। अरे भाई साहब, वो मिनिमम वेज एक्ट तो 1948 से लागू है, जब आप मात्र 6 साल के थे और सोनिया जी 2 साल की थी उस समय। लेकिन ये जो जिस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है, और ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि नौकरों के साथ ये, नौकरों के साथ ये, और फिर बाद में कहते हैं कि भाई हम नौकर शब्द को ही खत्म कर देंगे। आप देखिए ये जो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। और दूसरी बात देखिए, कांग्रेस के राज्य में 2014 में जो सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक लेके आ रहे थे अनुराग जी, दुनिया को पता है, अगर वो विधेयक उन्होंने लागू कर दिया होता तो आज मैं इस टीवी चैनल पर डिबेट नहीं कर सकता था। मुझे ये गिरफ्तार कर लेते कभी भी। ये इस तरह की विभत्स जो काम करने वाले लोग हैं, ये इनका चाल चरित्र चेहरा सबको पता है। अनुराग भदौरिया, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जो बात यहां पर विनोद बंसल कह रहे हैं, या फिर जो बात सिद्धार्थ यादव कहेंगे, या जो आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 30% मुसलमानों को आरक्षण देने पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो ओबीसी का हक है वो छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। ये क्या मुस्लिम लीग के एजेंडे पर विपक्ष चल रहा है? क्या ये मुस्लिम राष्ट्र है जहां पर विपक्ष काम कर रहा है? अनुराग भदौरिया, देखिए, अब दिक्कत ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चला है कि 10 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, और पहले चरण के चुनाव के बाद उन्हें पता चल गया है कि उनकी सत्ता जा रही है, जनता बुरी तरह हरा रही है। चाहे कोई कुछ कहे, जनता क्या कह रही है? सबसे बड़ी बात तो जनता कहने की है ना। वो क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कह रहे हैं? जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 10 सालों में सिर्फ देश को और हमें कष्ट दिया है। इन्होंने जिस तरह से परेशानियां दी हैं, ये कभी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। जो 10 साल में अगर आपने काम किया होता तो गिनाइए काम, डंके की चोट पे खड़े होके। कितना आपने रोजगार दिया, गिनाइए आप। कितने अपनी महंगाई कम की है, गिनाइए आप। वो दूध जो 35 रुपए मिलता था पहले, अब 70 रुपए, यहाँ पे 65 रुपए 70 रुपए बिक रहा है। बताइए आप क्या आपने महंगाई कम की है? क्या दाल पहले 50 रुपए की आती थी, आज यहाँ 150 रुपए 200 रुपए की बिक रही है। आप गांव में चले जाइए, किसान की एमएसपी की लागत नहीं मिल रही है, किसान को अपना मूल्य नहीं मिल रहा है जो अपना अनाज पैदा कर रहा है। यहाँ पे आप सोने का दाम, वो अपनी बेटी की शादी करने जाता है तोले के हिसाब से, पहले 28,000 रुपए तोला होता था, आज कितना हो गया? 80,000 रुपए तोला हो गया। सोचिए आप, तो कैसे बेचेगा, कैसे अपनी वहां पे अपने? अनुराग भदौरिया, ये सारी बातें आपकी ठीक, लेकिन जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया उसका जवाब क्या? क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का सिर्फ और सिर्फ मकसद मुस्लिम तुष्टीकरण है? भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति कर रही है, उसका जवाब मैं क्यों दूंगा? उसको राजनीति, मैं जनता का जवाब दे रहा हूं, मैं जनता का जवाब दे रही हूं ना। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को तो सिद्धार्थ यादव, आप जो जरूरी मुद्दे हैं जिन पर आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप ये बेवजह का एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कि देखिए साहब, इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को 20, 25, 30 करोड़ मुसलमानों से खतरा है। सिद्धार्थ यादव। अनुराग जी, हम तो मोदी की गारंटी पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता के बीच में अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के गए। हम जनता के बीच में ये लेकर के गए कि कैसे देश में हमने 10 साल में कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हम लेकर के आए कि जो कल्पना नहीं की जा सकती थी वो एक दशक में हुआ। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भी विपक्ष की किसी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से ये पूछा जाता है कि आपका ये एजेंडा क्या है, आप अपने मैनिफेस्टो में ऐसा क्या लिख रहे हैं, उसका वो जवाब टेढ़ा मेढ़ा देना शुरू कर देते हैं। कहीं वो बात करते हैं कि हम सबका सर्वे करेंगे, संपत्ति को देखेंगे, हिस्सेदारी, भागीदारी, और फिर जिसको वो पहला भागीदारी देश के संसाधनों पर पहला हक मानते थे उनको देने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी को
इनसे पूछा जाता है कि आप बात करते हैं जाति की, आप बात करते हैं ओबीसी की, और वास्तव में कर्नाटक के अंदर आपने ओबीसी के अंदर देश में एक ब्लैंकेट रिजर्वेशन अगर कभी इतिहास में लगा तो देश के एक विशेष समुदाय को दे दिया, एक विशेष धर्म को दे दिया। देना था तो क्रिश्चियंस को भी दे देते, बौद्ध को भी दे देते, जैन को भी दे देते, किसी को नहीं दिया, एक को दिया। आपकी सरकार ने 4-4 बार कोशिश करी कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, केंद्र में दिया जाए, आंध्र में दिया जाए, बार बार कोर्ट को उसको हटाना पड़ा। ये जो बार बार एक साजिश की जाती है, बार बार एक कोशिश की जाती है। आप कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिकरण करने की कोशिश है, तुष्टीकरण की कोशिश है। सिद्धार्थ, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से अनुराग जी, निश्चित रूप से तुष्टीकरण के प्रेरित होकर अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी, लेकिन सिद्धार्थ, जब आप ये कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई सबको नागरिकता देंगे, सिर्फ एक मजहब मुसलमान को छोड़कर, क्या वो तुष्टीकरण नहीं होता? नहीं अनुराग जी, ये हमने नहीं कहा था, ये नेहरू लियाकत पैक्ट में लिखा था, देश की हिस्टोरिकल कमिटमेंट थी। अगर हम कह रहे हैं कि जो लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं उनको हम देंगे, अब उन देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अगर क्रिश्चियन होगा, बौद्ध होगा, जैन होगा, सिख होगा, तो हमारी गलती नहीं है ना। किसी मुस्लिम राष्ट्र में मुस्लिम ही थोड़ी धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो सकता है। पर ये कांग्रेस पार्टी, और हम जो कह रहे हैं अनुराग जी, हम बड़ी डंके की चोट पे कहते हैं, जो हम कह रहे हैं उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप 10 बार पूछ लीजिएगा इनको, पर ये जो बैकडोर का रास्ता इनका है उसका जवाब नहीं देगी कांग्रेस पार्टी। दानिश कुरैशी, देखिए अब आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप भी कांग्रेस की बी टीम है, क्योंकि अज़ुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी बड़े सवाल खड़े कर रही है कि इस देश के मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा हक, ताकत, संपत्ति देने की साजिश विपक्ष कर रहा है। आज भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कर्नाटक का, जिसका जिक्र यहां पर अब सिद्धार्थ यादव कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये भय का माहौल बनता है, अगर ये मैसेज जाता है, तो इससे नुकसान ओवैसी की पार्टी को भी है, विपक्ष को भी है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात ये कह दूं कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट को लेकर सवाल है, तो आपको याद हो कि जीएसएमसी के जो चुनाव थे जी, चलिए कुछ शाह जी, खुद योगी जी, तमाम लोग जो थे वो वहां ये सब के चुनाव में पहुंचे थे। आपको याद होगा ये सारी चीजें। अब वो जीएसएमसी के चुनाव तो आपके सामने आ गए। अब सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि उस चुनाव में भी कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए, विधानसभा के अंदर में भी हमारे जो नहीं, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन बुनियादी बात यह कि इस देश के 25-30 करोड़ मुसलमानों को विपक्ष ज्यादा ताकत दे देगा अगर वो सत्ता में आता है। तो ये एक नैरेटिव है, ये एक मैसेज है बीजेपी की तरफ। देखिए अब इसमें दो बात है। सबसे पहली बात तो अलग अलग कमीशंस के रिपोर्ट आप देख लीजिए और आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों के पास कितनी ताकत की क्या हैसियत बची है और उनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है या नहीं है। कोई भी एक कमीशन ऐसा बता दीजिए जो ये बताता हो कि मतलब देश का मुसलमान जो है वो बहुत सर्वव्यापी हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, बहुत पॉलिटिकली वो हो गया। ऐसा नहीं है तो पत्थर कहां से आते हैं? सुनिए तो बड़ी बड़ी मस्जिदें कहां से बन जाती हैं? अरे जब इतनी माली बरसों के नाम फैल रहे हैं और कहते पैसे नहीं है। देखिए अनुराग, इनको बोलिए बीच में इंटरप्ट ना करे। ये टमाटर तो समाजवादी से चाहते हैं। नहीं, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं दानिश कुरैशी। विनोद बंसल साहब का एक बुनियादी सवाल है कि अगर इस देश का मुसलमान कमजोर है तो क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मुकाबले मुहर्रम को तरजीह मिल जाती है? क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में रामनवमी के मौके पर पत्थरबाजी हो जाती है? अगर मुसलमान कमजोर है तो दिल्ली में दंगे क्यों हो जाते हैं रामनवमी के मौके पर? ये विनोद बंसल साहब का सवाल है। कमजोर कभी ऐसा कर सकता है क्या? कैसे बन जाते हैं? मुझे बड़ी मस्जिद मजार जो है ना, किले कैसे सिद्धार्थ आऊंगा आपके पास। महल की महल। दानिश कुरैशी, हाँ देखिए, सवाल ये है कि ममता बनर्जी, क्या दानिश कुरैशी का नाम है? बताइए तो, ममता बनर्जी किसका नाम है? और वो बैनर्जी है। तो सवाल ये है कि वो अपनी राजनीति के चक्कर, मैंने अभी तो आपसे कहा कि वो टमाटर तो समाजवादी से चाहते हैं और वोट जो है संघवादी विचारधारा को देना चाहते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना। अब दूसरे नंबर की बात, आखिरी बात मैं बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, दूसरी पार्टी के तो भारतीय जनता पार्टी के और मैं हूँ। एक बात क्लियर है कि पहले चरण के बाद चीजें जो निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल साफ है। अब मुझे लगता है कि जो विपक्ष में सत्ता में थे वो सत्ता में जा रहे हैं, ये तय हो गया है। तो अब विपक्ष को ये तय करना है, अब विपक्ष में बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये तय करना है जो आरोप वो लगा रहे हैं। ठीक है विनोद बंसल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ यादव, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि पहले चरण ने बता दिया कि आपका माहौल नहीं है, आपकी बार 400 पार नहीं है, इसलिए आपने पूरे चुनावी
प्रचार को हिंदू मुसलमान पर लाकर रोक दिया है। देखिए अनुराग जी, जिनकी खुद की सीट फंसी हुई हो, जो अपने गढ़ में, जिसको वो अपना गढ़ कहा करते थे, वहां पे जिनके पसीने छूटे हुए हों, वो देश भर का आकलन करें तो वो ठीक नहीं है। हमारे वोटर ने भरपूर हमको वोट दिया, उसका परिणाम आ जाएगा। मैं ड्राइंग रूम नैरेटिव पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। पर दानिश जी अभी कह रहे थे देश की सभी रिपोर्ट्स कहती हैं कि देश का मुसलमान सबसे पीछे है। अरे वो अगर सबसे पीछे है तो अनुराग जी का, विनोद जी का, अनुराग भदौरिया जी का पैसा छीन छीन के थोड़ी उनको दिया जाएगा। अरे सबका साथ सबका विकास की तो बात हम कर रहे थे। सबसे ज्यादा लाभार्थी तो अगर मुसलमान वर्ग से किसी ने जोड़े तो हमने जोड़े। पर सिद्धार्थ, जो बात दानिश कुरैशी कह रहे हैं वो फैक्चुअली तो सही है। लास्ट रिपोर्ट संभवतः सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी जिसने बताया कि साहब मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खराब है। अनुराग जी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर ज्यादा चर्चा हुई तो कांग्रेस पार्टी पे प्रश्न ज्यादा उठ जाएंगे कि 2006 में आई सच्चर रिपोर्ट पे 8 साल तक वो क्यों बैठे रहे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये भी एक इतिहास की बात है कि इस देश में आजादी से पहले जितनी रियासत हुआ करती थी वो एक ही धर्म विशेष की हुआ करती थी। कोई नवाब पटौदी था, कहीं और नवाब थे, और तो कहीं नहीं थे, सदर अलग अलग जगह पे थे। अब वो क्यों ऐसी हालत हुई 70 सालों में, तो कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहिए 60 सालों में आपने देश के मुसलमान वर्ग के साथ क्या किया। पर मैं अनुराग जी दूसरी बात बोल रहा हूं, मैं दानिश भाई आपके बीच में नहीं बोला था। आप 10 सेकंड दीजिए मुझे बोलने का, नहीं तो दानिश भाई सुन लीजिए, आपके बीच में। हजारों लाखों करोड़, दानिश भाई सुन लीजिए, सिद्धार्थ कंप्लीट कीजिए जल्दी से। मैं दानिश जी आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं तो मेरा मौका भी आएगा। दानिश भाई सुन लीजिए, इतनी बात बोल रहा हूं सिद्धार्थ अनुराग जी, मैं बस इतनी बात बोल रहा हूं, इस देश में अगर कोई भी वर्ग पिछड़ा है उसको क्या बैकडोर से जाकर के वोट बैंक के लिए और वर्गों का धन छीन करके, दौलत छीन करके, संपत्ति छीन करके दिया जा सकता है क्या? ये कहां लिखा है संविधान में? जब देश के संविधान निर्माता ये नहीं लिख करके गए तो आप वो कैसे कर सकते हैं? अनुराग भदौरिया, ये जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, इसके थोड़ा अतीत को भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, पंडित नेहरू का जब जिक्र होता है तो होता है जिक्र हिंदू कोड बिल का, कि देखिए साहब पंडित नेहरू के जमाने में तो हिंदू कोड बिल आ गया, इंदिरा गांधी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया, मुसलमानों के लिए अलग से कानून, पर्सनल लॉ, शरीयत आधारित जो पर्सनल लॉ है वो बना दिया। जब राजीव गांधी थे तो शाहबानो का फैसला आ गया मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। जब मनमोहन सिंह थे तो एंटी कम्युनल वायलेंस बिल, जिसका जिक्र अभी विनोद बंसल साहब कर रहे थे, उसको लाने की कोशिश हो रही थी। और इसके अलावा भी लगातार कोशिशें अब भी हो रही हैं 2024 में वादे के तौर पर। अनुराग भदौरिया, ये एक डर पैदा किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, जैसे होता है ना कि वो सत्ता जा रही है, तो देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हकीकत, उनको जमीन की हकीकत का अंदाजा ही नहीं है। आप बताइए, गर्मी के दिनों में टमाटर मांग रहे हैं, अभी उनसे पूछेंगे कि बाजरा कौन सी फसल है, खरीफ की कि रबी की, नहीं बता पाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, नहीं बता पाएंगे। किसान से कोई लेना देना नहीं, कहां से बता देंगे कि बाजरा फसल कौन सी? पूछ लिए उनसे, बाजरा कौन सी फसल है, खरीफ की है कि रबी की फसल है? गेहूं की फसल कौन सी है, मटर की फसल खरीफ की है कि रबी की फसल? पूछ लीजिए, अभी फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं, पता ठीक, चल जाएगा नहीं, उनको क्या ऐसे तुरंत टेस्ट नहीं लेते हैं सर। ऐसे वो आपसे 4 सवाल पूछेंगे, आप उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। हम विषयांतर नहीं करते। नहीं, आप क्यों बचा रहे हो? नहीं, मैं बचा नहीं रहा हूँ, मैं बचा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर विनोद बंसल आपसे 2 सवाल पूछेंगे तो हो सकता है आप उन 2 सवालों का जवाब ना दे पाए। आप कहेंगे कि मुद्दों से भटकिए मत, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुद्दों से भटकिए मत। अनुराग भदौरिया एक काबिल प्रवक्ता है, जिस मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पर अपनी बात रखिए। पूरा समय आपको दे रहा हूँ। खुद पढ़ते हो आप, बड़ा पेट में दर्द होता है बीजेपी की। अनुराग भदौरिया प्लीज, अभी विनोद बंसल आपसे कोई सवाल पूछ लेंगे, हो सकता है आप उसका जवाब ना दे पाए। पूछिए बाजरा कौन सा, खरीफ की रबी? अरे कहाँ सर, आप रबी और खरीफ के चक्कर में पड़ गए। बात यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की हो रही है, बात यहाँ को देश को बचाने की हो रही है, देश को बांटने की हो रही है। अनुराग भदौरिया, मुसलमान करोगे तो इसके मतलब हम थोड़ी करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। आप हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठे हो, आपकी रोजी रोटी उससे चलती होगी। हमारी बात हिंदुस्तान के बोलने से चलती है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब एक हैं। हम समाज के अंदर डिवाइडेड रूल नहीं चाहते। हम समाज को आगे ले जाने की बात करना चाहते हैं, समाज को पैर पे खड़े करने की बात करना चाहते हैं। आप समाज के अंदर नफरत की राजनीति बोलना चाहते हैं, हम नहीं चाहते समाज के अंदर नफरत की राजनीति हो, समाज के अंदर विकास की राजनीति। विनोद बंसल जवाब दीजिए, समाज को आप बांट रहे हैं, अनुराग भदौरिया या उनके सहयोगी दल नहीं, कौन सी खरीफ की? केवल विनोद बंसल और अनुराग भदौरिया। विनोद बंसल जवाब दीजिए, आप समाज को बांट रहे हैं वोटों के लिए, राजनीति के लिए, अपने समाज के लिए। बोलिए कौन सी फसल है बाजरा? रबी की है कि खरीफ की है? आज कोई एक कानून रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है बाजरा? गेहूं रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है? आप बताइए, ज्वार रबी की फसल है कि गेहूं की फसल है? आपको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, आपको देश की अनुराग भदौरिया सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया सुन लीजिए एक बार विनोद बंसल को। तकलीफ नहीं पता, किसानों की तकलीफ नहीं पता। अनुराग भदौरिया प्लीज, तकलीफ नहीं पता। केवल विनोद बंसल, केवल विनोद बंसल। इस पे डिबेट करनी आए भाई। हिंदुस्तान में डिबेट चलो ना, हिंदुस्तान में डिबेट चलो ना। इसके बारे में आप बोलना नहीं चाहते। आप सिर्फ समाज के अंदर में चाहते हो कि हमें वोट मिल जाए, क्योंकि हम नफरत की
राजनीति, तो आप बोलो हम नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, हमें नफरत की राजनीति करनी है, समाज की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, हम सब ठीक है। हिंदुस्तानी हैं, सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया इसी सवाल को एक बार फिर आपके आपके पास लेकर जा रहा हूं। सिद्धार्थ आपके पास उसके बाद आऊंगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, आप जो क्रोनोलॉजी है उसको समझिए। पहले स्टॉलिन, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, फिर पी चिदम्बरम के बेटे सनातन पर सवाल खड़ा करते हैं। ममता बनर्जी पर लगातार आरोप लग रहा है कि वो तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती आ रही हैं, एक के बाद उसके एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पर लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि इन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चला दी। और अब जिस तरीके से माहौल बना है, खासकर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद, ये कहा जा रहा है कि साहब हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा इस देश में अगर विपक्ष सत्ता में आ गया। अनुराग भदौरिया, ये विपक्ष के आरोप है, बीजेपी के आरोप है। अरे चुप रहिएगा, बोलिएगा नहीं बीच में, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिएगा। आपने निषाद का नाम सुना है? मंत्री जी है निषाद, बोलिए आप, निषाद ने क्या बोला था, प्रोग्राम के बारे में क्या बोला था, बोलिए आप, हिम्मत है आपकी बोलने की? बताइए बताइए, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, ये मेरी हिम्मत को दर्शाता है, वरना आप ना होते हैं स्क्रीन पर। आपकी हिम्मत प्लीज बताइए, ये आपकी हिम्मत। अगर मेरी हिम्मत है तभी आप बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया, तभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ एक के बाद एक लगातार। तो कृपया करके मेरी हिम्मत को चुनौती मत दीजिए, जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, पूरा समय आपके पास, सिर्फ आप बोल रहे हैं। ये है आपकी कमजोरी, ये है आपकी मजबूरी। जब मैं बोलने लगता हूँ तो आप चिल्लाने लगते। मैं कहता हूँ संजय निषाद का नाम सुना है आपने? किस दल से आते हैं वो, किसके साथ हैं, प्रोग्राम के बारे में क्या बोला था? बोलिए ना आप, बोलिए बोलिए, देखें आप कितना हिम्मत है, बोलिए बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से क्या बोला था, बोलिए। हमारा तो आप चिल्ला रहे थे, अब अपना बताइए क्या बोला था संजय निषाद ने? संजय निषाद अनुराग भदौरिया के आदर्श हैं? आप बोलिए। संजय निषाद समाजवादी पार्टी के आदर्श हैं? बोलिए क्या बोला था उन्होंने, सुनाइए। संजय निषाद अनुराग भदौरिया के आदर्श हैं क्या? डर गए आप? अरे संजय निषाद आपके आदर्श हैं क्या? बताइए आप, क्या बोला था? आप मानिए कि हाँ साहब संजय निषाद मेरे आदर्श हैं। जो संजय निषाद ने कहा है समाजवादी पार्टी की वही लाइन है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि संजय निषाद की लाइन पर ही समाजवादी पार्टी चल रही है। संजय निषाद की सनातन विरोधी जो लाइन है वही समाजवादी पार्टी की लाइन है, आप ये कह रहे हैं? हिम्मत है? आप ये कह रहे हैं ना, आप तो अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है क्या? कहां संजय निषाद ने क्या बोला था? बोलो आप। एक बड़ी पार्टी हमारा तो आप बहुत बोल रहे थे, प्रवक्ता हैं, बोलिए आप। आपसे सवाल पूछो, पूरब का जवाब देते हैं पश्चिम का। आपसे नहीं बोल पाओगे, मुझे पता है आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी आप हिम्मत जुटाइएगा, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ। सिद्धार्थ यादव, नरेश अग्रवाल ने क्या बोला था? अनुराग भदौरिया, बोलिए बोलिए बोलिए, अनुराग भदौरिया कंप्लीट आपकी मजबूरी है, मैं जानता हूँ, आप मजबूरी में नहीं बोल पाएंगे, आपकी मजबूरी है। अरे प्रभु मैं बोल पाऊंगा, क्या आप नहीं बोल पाएंगे? आपके लिए संजय निषाद आदर्श है, मेरे लिए नहीं है। आपकी राजनीतिक दल की लाइन हो सकती है संजय निषाद की। हिंदुस्तान की सिद्धार्थ, जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के सहयोगी सनातन पर, हिंदुओं पर विवादित बयान दें तो आप चुप्पी साध लेते हैं, जैसा संजय निषाद का भी वो जिक्र कर रहे हैं। महेश शर्मा का बयान आ चुका है, नरेश अग्रवाल का बयान आ चुका है, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के सहयोगियों की, वहां पर आप चुप्पी साधते हैं और जैसे ही विपक्ष में कहीं कुछ सामने आता है, सैम पेत्रोदा जैसे नेता का बयान, आप बवाल नहीं, आप बता नहीं सकते, आप क्योंकि मुझे अनुराग भदौरिया जी की जो काबिलियत है उस पर पूरा विश्वास है और मुझे पता है कि वो पूरे शो में अकेले भी बोल सकते हैं और इससे पहले वो बदतमीजी करें। मैं उनसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे अभी, वैसे बौखलाहट उनकी दिख रही है बिल्कुल सामने, जिस प्रकार का उनका रवैया है डिबेट में, पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। एक बार अपना राज याद करना चाहिए। छोटी सी बात बताइए, ओबीसी वर्ग को काट करके उनकी सीटों को, आरक्षण को कम करके आपके सहयोगी दल औरों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है? बंगाल के अंदर 91 जातियां जो ओबीसी में है उसमें 85 एक वर्ग मुस्लिम वर्ग से आती है। ओबीसी वर्ग का आरक्षण लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया, जैसे जनता ने आईना दिखाया तो फिर नफरत की राजनीति की तरफ भागे, लेकिन जनता ने इस पर पकड़ के रखा है, भागने नहीं देगी। जनता आपको हार का मुंह दिखाएगी और जनता एक साथ है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ है, जनता समझ गई है ये वो पार्टी है जो समाज के आपसे अगर कुछ भी पूछा जाए, आप उसका अगर एक उत्तर करने देगी, जनता अपने मुद्दों पे रहेगी और जनता के मुद्दे क्लियर हैं, तो बात होती है, पर आप एक उत्तर नहीं दे सकते। यही दिखाता है आपकी हालत क्या है, यही दिखाता है आपकी बौखलाहट क्या है, यही दिखाता है और कुछ नहीं। दानिश कुरैशी, जिस बात को भारतीय जनता पार्टी लगातार पहुंचाने में कोशिश कर रही है पहुंचाने की, कि देखिए साहब कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल
हिंदू विरोधी हैं, इस तरीके का घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। उनके नेता सैम पेद्रोजा जैसे लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में इस तरीके की खबर सामने आ चुकी है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर पूरी दुनिया देखती है। कैसे आप इसको डिफेंड कर पाएंगे? कैसे आप बता पाएंगे कि अगर विपक्ष जीतता भी है, हालांकि आप तो ना इधर है ना उधर हैं, लेकिन अगर विपक्ष जीतता है तो देश का माहौल नहीं बिगड़ेगा, देश संविधान के हिसाब से चलेगा? दानिश कुरैशी। देखिए, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, मोदी जी को जो खुद ये नजर आ रहा है, इसीलिए तो बार बार आप देखिए राजस्थान से इन्होंने शुरू करके अब तक ये खामोश नहीं हुए। हर एक लम्हे के बाद एक नई बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी। सुबह से लेकर शाम तक वो ये बात कर रहे थे। अभी आज सुबह में मैं एक न्यूज एजेंसी पे था, तो उस पे कोई ये कह रहा था कि भाई वो जजिया कर लगाने वाले हैं। तो उन्होंने उनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई जजिया तो आपने भी लगाया इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर, तो उनकी आवाज बंद हो गई। तो सवाल ये है कि विपक्ष की अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं की अब ये जिम्मेदारी जब बढ़ गई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो मुझे लगता है कि वो क्लैरिफिकेशन कर दें कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी तो गई अब सत्ता में से, वो इन्होंने दानिश भाई कोई ऐसी बात तो बोलो जो किसी को समझ में आए, जिसमें कुछ तो सच्चाई हो। आप आ रहे हैं तो सत्ता पक्ष में आने के बाद आप जिस तरह की हिंदू मुसलमान की राजनीति चाहते हैं, ऐसी होने वाली नहीं है। देश को हिंदू मुसलमान की बात कौन कर रही है? पक्ष जो है सत्ता के साथ आगे बढ़ के बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, जो पार्टी काम ही एक धर्म विशेष के लिए करती है, वो यहाँ पे बात करेंगे। सुनिए, एक पंथ विशेष की बनी हुई पार्टी वो हिंदू मुसलमान सिखा रही है। कमाल है। मेरी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी का क्या नाम है? किसी भी मुद्दे मेरी पार्टी का नाम है भारत है, आपकी पार्टी का क्या है? ऑल इंडिया क्या है नाम? ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन विनोद बंसल, आजादी के 75 साल बाद भी अगर इस देश में चुनाव हिंदू मुसलमान पर हो रहे हैं तो ये तो अफसोसजनक बात है ना? या आपको लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा खतरा है आने वाले वक्त के लिए, इसलिए बात होना बहुत जरूरी है? नहीं, देखिए अनुराग जी, बात यह कि जो जिस तरह से देश का विभाजन इसी मजहबी आधार पर हुआ था, और आज भी उसी तरह की परिस्थितियां बनाने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं काम। ये वही मुस्लिम लीग की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। चाहे मुस्लिम लीग की बात हो, मुसलमान जो मुसलमान पार्टी की बात हो, या मुसलमान पार्टी से प्रेरित होकर के जो तथाकथित सेकुलर पार्टियों की बात हो, ये सारे के सारे एजेंडा एक ही है इनका। सिंस इंडिपेंडेंस नेहरू जी की पार्टी जो है वो हमेशा से मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी को फॉलो करती चली आई, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई अनुराग जी। अब वो काम वो कुकर्म नहीं करने देगी इन नेताओं को। अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड बचे हैं, क्या बताएंगे आप दर्शकों को? क्या विपक्ष सिर्फ मुसलमानों के साथ या सबके साथ? देखिए, दरअसल में एक बात क्लियर है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है, घबरा गई है, परेशान हो गई है, बौखला गई है। अब उस समाज के अंदर सोच रही है कि क्या करें, विकास की राजनीति हमने की नहीं, अब समाज में सोचती है थोड़ा डिवाइड एंड रूल किया जाए। लेकिन देश की जनता इतनी समझदार है, इस बार इनको सत्ता के बाहर का रास्ता दिखा देगी और विकासशील सरकार लेके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका जवाब मत दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये प्रवक्ताओं की खासियत होती है कि अपने हिसाब से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपनी सुविधा के हिसाब से चलाएं। ये प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, होना चाहिए।